नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको क्राइम की जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, वो घटना इंदौर मध्य प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस घटना के बारे में। ये देह व्यापार और ब्लैकमेलिंग का वैसा और कोई छोटा मोटा मामला नहीं है जिसमें लोगों को पता चल जाए कि पकड़े गए लोगों के नाम और मुकाम क्या है, बल्कि इस हाई प्रोफाइल मामले की हैरतअंगेज बात यह है कि इसमें उन औरतों के नाम और पहचान उजागर हो जाना है जो अपने हुस्न के जाल में मध्य प्रदेश के कई नेताओं और आईएएस अफसरों को फंसाकर करोड़ों रुपए कमा चुकी है। खूबसूरत, स्टाइलिश, सेक्सी और जवान औरत किसी भी मर्द की कमजोरी हो सकती है, लेकिन जब वे मर्द अहम ओहदे पर बैठे हो तो चिंता की बात हो जाती है, क्योंकि न केवल समाज में इज्जत और रसूख होता है, बल्कि ये वे लोग होते हैं जो सरकार की नीतियां और रीतियां बनाते हैं। इनके कहने पर करोड़ों का लेन देन होता है। सूट बूट में चमकते दिखने वाले इन खास लोगों में बस एक बात आम लोगों जैसी होती है, वो है जवान औरत को देखते ही उस पर बिना सोचे समझे फिसल जाना। फिसल तो गए, लेकिन अब इनका गला सूख रहा है, नींद उड़ी हुई है और हलक के नीचे निवाला भी नहीं उतर रहा। वजह ये डर है कि खुदा ना खास्ता अगर नाम और रंगरलियां मनाते वीडियो उजागर हो गए और वायरल हो गए तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह पाएंगे। जांच एजेंसियां ये भी पूछेंगी कि इन बालाओं पर लुटाने के लिए ढेर सारी रकम आई कहां से थी और ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए इन्होंने क्या क्या काम किए थे। यानी ब्लैकमेलिंग की रकम का बड़ा हिस्सा एक तरह से सरकार दे रही थी। ये मामला है इंदौर नगर निगम के एक इंजीनियर हरभजन सिंह ने 17 सितंबर 2019 को पुलिस पे रिपोर्ट लिखाई कि दो औरतें उसे ब्लैकमेल कर रही है। पुलिस से एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। इंजीनियर हरभजन से भोपाल की आरती की दोस्ती थी। आरती एक एनजीओ चलाती है। इसने कृषि, ग्रामीण व पंचायत विभाग से एनजीओ के नाम पर मोटी फंडिंग ली थी। वल्लभ भवन के ग्राउंड फ्लोर पर बैठने वाले एक आईएएस, भोपाल इंदौर में कलेक्टर रहे एक आईएएस के अलावा और कई अफसर और नेताओं से उसके नजदीकी संबंध थे। संबंध भी इतने गहरे कि भोपाल व इंदौर में कलेक्टर रह चुके एक आईएएस अफसर ने तो उसे मीनर रेजिडेंसी जैसे पॉश इलाके में एक महंगा फ्लैट दिला दिया था। ये आईएएस अफसर भोपाल और इंदौर के कलेक्टर भी रह चुके हैं। आरती इस अफसर को ब्लैकमेल कर रही थी, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए इस अफसर ने उसे होशंगाबाद रोड पर एक प्लॉट भी दिलाया था। आरती ने इसके बाद भी उसका पीछा छोड़ा या नहीं, ये तो वही जाने, लेकिन आरती ने दूसरा शिकार हरभजन सिंह को बनाया। उसने हरभजन की दोस्ती नरसिंहगढ़ की 18 साल की छात्रा मोनिका यादव से करा दी। कम उम्र में ही दुनियादारी में माहिर हो गई मोनिका ने हरभजन को अपना दीवाना बना लिया, जिसके चलते हरभजन उसका भजन करने लगा था और आरती उतारने के लिए एक दिन उसे एक होटल के कमरे में ले गया। मोनिका और उसकी गुरु माता आरती ने प्यार के इस पूजा पाठ को कैमरे में कैद कर लिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आए। ये सब मोनिका और आरती ने उसे चलचित्र के जरिए दिखाकर अपनी दक्षिणा, जिसे ब्लैकमेलिंग कहते हैं, मांगी तो वो सकपका उठा। बेचारा साबित हो गया हरभजन। 8 महीने ईमानदारी से पैसा देता रहा, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक बार में ही इन दोनों ने 3 करोड़ रुपए की मांग कर दी। इस भारी भरकम रकम से उसके सब्र का बांध टूट गया तो उसने इंदौर के पलासिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस को मामला इतना दिलचस्प लगा कि उसने बिना हेलमेट वालों के चालान वगैरह बनाने जैसा अपना पसंदीदा काम एक तरफ रखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। ऐसे मौकों पर पुलिस जाने क्यों समझदार हो जाती है। उसने प्लान बनाया और मोनिका व आरती को रकम की पहली किस्त 50 लाख रुपए लेने इंदौर बुलाया। ये दोनों इंदौर पहुंची तो विजयनगर इलाके में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दो गिरफ्तारियों के बाद जिसे पुलिस कहानी का खत्म होना मान रही थी, दरअसल वो कहानियों की शुरुआत थी। पूछताछ में आरती ने बताया कि ब्लैकमेलिंग के इस खेल में और भी महिलाएं शामिल है, जिनमें से 2 के एक ही नाम है, यानी श्वेता जैन। पहली श्वेता जैन 39 साल की है। वो भाजपा में सक्रिय है। इसने अपने हुस्न जाल में एक पूर्व सीएम को फंसाया, जिसने उसे भोपाल के मीनर रेजिडेंसी में एक फ्लैट दिलवाया था। ये बुंदेलखंड मालवा निमाड़ के एक पूर्व मंत्री की भी करीबी रही थी। इन्हीं संबंधों का फायदा उठाकर इसने एक एनजीओ को फंडिंग भी कराई थी। इसे सागर के एक कलेक्टर के संग उनकी पत्नी ने पकड़ा था। उसके पति का नाम विजय जैन है, जबकि दूसरी श्वेता जैन के पति का नाम स्वप्निल जैन है।
48 साल की ये श्वेता भोपाल की सबसे महंगी टाउनशिप रिवेरा में रहती है। तलाकशुदा आरती ने बड़ी शराफत और पूरी ईमानदारी से बताया कि वो छतरपुर की रहने वाली है और वहां भी 10 लोगों को ब्लैकमेल कर चुकी है, यानी ये उसका फुल टाइम जॉब है। भोपाल पुलिस ने भी इन दोनों श्वेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों भी बड़ी शानो शौकत वाली निकली। सागर की रहने वाली श्वेता जैन के यहाँ से पुलिस ने 14,17,000 रुपए बरामद किए। ये श्वेता एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की भी मालकिन निकली। इसके पास से 2 महंगी कारें मर्सिडीज और ऑडी भी मिली। इस श्वेता ने सन 2013 में सागर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए भाजपा से टिकट भी मांगा था, लेकिन भाजपा के ही एक बड़े नेता ने उसका टिकट कटवा दिया था। इसके बावजूद भी उसके भाजपा नेताओं से अच्छे और गहरे संबंध थे। दूसरी श्वेता के पास से भी एक ऑडी कार मिली। ये भी पता चला कि वो मूलतः जयपुर की रहने वाली है और उसका पति पेशे से थेरेपिस्ट है, जिसे अक्सर पब पार्टियों में देखा जाता है। इस श्वेता ने एक पूर्व सांसद की सीढ़ी बनवाकर 2 करोड़ रुपए वसूले थे। भाजपा के एक कदावर नेता ने तो ब्लैकमेलिंग पर चुनाव के पहले इसे दुबई भेज दिया था, जहां से वो 10 महीने बाद लौटी थी। फिलहाल 3 कलेक्टरों के तबादलों में इसी की अहम भूमिका रही थी। इन दोनों को भाजपा विधायक बृजेंद्र सिंह ने मकान किराए पर दिया था। इसके पहले ये एक दूसरे भाजपा विधायक दिलीप सिंह परिहार के मकान में किराए पर रहते थे। इस मकान में इन दिनों भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा भारती रह रही है। पूरी छानबीन का सार ये रहा कि दोनों खूबसूरत श्वेताओं के पास बेशुमार दौलत और जायदाद है, साथ ही ऐशो आराम के तमाम सुख साधन भी मौजूद है। दो मास्टरमाइंड इतना होने के बाद और भी महिलाओं के नाम सामने आए। इनमें से असली मास्टरमाइंड कौन है, ये तय होना अभी बाकी है। कुछ लोग सागर वाली श्वेता को ही मास्टरमाइंड मान रहे हैं, तो कुछ की नजर में असली सरगना बरखा भटनागर है। बरखा अपने पहले पति को तलाक दे चुकी है और उसने दूसरी शादी अमित सोनी से की है। अमित सोनी कभी कांग्रेस के IT सेल से जुड़ा था और सन 2015 में बरखा भी कांग्रेस में आ गई थी। ये दोनों भी एक NGO चलाते हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े प्रोजेक्ट लेता है। सन 2014 में बरखा का नाम देव व्यापार के एक मामले में आया था। तब से वो सक्रिय राजनेताओं से अलग हो गई थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात श्वेता जैन से हुई थी। बरखा समय समय पर कई कांग्रेसी दिग्गजों के साथ अपने फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती थी। वर्तमान में 2 मंत्रियों और एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से उसके अच्छे संबंध है। अपनी पहुंच के चलते इसने NGO के लिए काफी डोनेशन भी लिया था। सागर वाली श्वेता को एक बार सागर में एक कलेक्टर साहब की पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा था। नरसिंहगढ़ निवासी BSc में पढ़ रही मोनिका यादव को आरती ने गिरोह में शामिल किया था, जो जवान थी और जल्द ही अफसरों और नेताओं को अपने हुस्न के जाल में फंसाने में माहिर हो गई थी। कई नेताओं के यहाँ भी उसका आना जाना था। आरती ने ही उसे अपने साथ जोड़ा था। इन पर नकाब क्यों? जब राज खुलने शुरू हुए तो ये भी पता चला कि इन पांचों की तूती प्रशासनिक गलियारों में भी बोलती थी। इनके कहने पर तबादले होते थे, नियुक्तियां भी होती थी और ठेके भी मिलते थे। ये 3 पूर्व मंत्रियों सहित 7 IAS अफसरों को ब्लैकमेल कर रही थी, वो भी पूरी दिलेरी के साथ। हाल तो ये भी था कि इनके पकड़े जाने के बाद कई अफसर पुलिस हेडक्वार्टर फोन करके पुलिस अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि उनका नाम सामने न आए। इनके मोबाइलों में कईयों की असली फिल्में भी है, लेकिन पुलिस उनके नाम उजागर नहीं कर रही है। आमतौर पर जैसा कि ऊपर बताया गया है कि ऐसे मामलों में पुलिस महिलाओं के नाम छिपाती है और पुरुषों के नाम उजागर कर देती है, पर यह मामला ऐसा है कि जिसमें महिलाओं के नाम और फोटो उजागर किए गए, लेकिन उन महापुरुषों के नहीं जिनकी वजह से रायता फैला है। पुलिस इन सफेद पोशों के चेहरों पर क्यों नकाब ढके हुए है, ये बात भी उजागर है कि कथित आरोपी महिलाओं को उसने गुनहगार मानकर उनकी जन्म कुंडलियां मीडिया के जरिए बांट दी है, लेकिन अय्यास और रंगीन मिजाज नेताओं और अफसरों को वो बचा रही है, जबकि जनता को पूरा हक है कि वो इनके बारे में भी जाने। ऐसा होगा ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि इन सफेद पोशों की बदनामी हो। महज हरभजन द्वारा दर्ज कराई गई FIR पर सारी कार्रवाई होना पुलिस की नियत और मंशा को सक्के करघरे में खड़ी कर रही है। जिन जिन रसूखदारों के साथ इनके आपत्तिजनक फोटो व वीडियो मिले हैं, उनके नाम उजागर हो तो समझ में आए कि वाकई ये ब्लैकमेलर है। दोस्तों, आज की जो दूसरी क्राइम की कहानी है वो है भीलवाड़ा, राजस्थान से। 15 सितंबर 2019 की बात है।
राजस्थान के भीलवाड़ा शहर की एक रिटायर्ड टीचर मनोरमा एसपी हरिंदर कुमार महावर के पास पहुंची। उसने एसपी को एक शिकायत पत्र दिया जिसमें उसने अपने साथ 43,67,000 रुपए की धोखाधड़ी होने की बात लिखी थी। मनोरमा ने एसपी साहब को बताया कि रिटायर होने के बाद वो सोशल मीडिया पर अपना समय बिताती थी। फेसबुक पर उसकी दोस्ती बार्थोलोम्यो ओडिकामो नाम के विदेशी नागरिक से हुई। उसने खुद को लंदन का रहने वाला बताया। उसने ये भी बताया कि वो लोग उसे एंड्रो लोरे भी कहते हैं। दोस्ती होने के बाद फेसबुक के माध्यम से उसकी एंड्रो लोरे से बातचीत होने लगी। इसी बातचीत के दौरान उसके कहने पर मनोरमा ने अपना फोन नंबर भी दे दिया। फिर जब तब एंड्रो उसे फोन भी करने लगा। मनोरमा को उससे बात करना अच्छा लगता था। वो उसकी बातों पर विश्वास करने लगी थी। एक दिन एंड्रो ने कहा कि उसने लंदन से उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भेजा है। वो गिफ्ट उदयपुर हवाई अड्डे पर पहुंच गया है। वहां के कस्टम अधिकारी से मिलकर आप गिफ्ट ले लेना। ये सुनकर मनोरमा बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि एंड्रो लोरे कितना अच्छा है जिसने कुछ ही दिन की दोस्ती में गिफ्ट भी भेज दिया। ये पता नहीं था कि गिफ्ट में क्या है। एंड्रो लोरे भी उसे सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं बताया था। मनोरमा ने भी सरप्राइज की बात सुनकर इस बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं की थी। बहरहाल वो घर से उदयपुर हवाई अड्डे की तरफ रवाना होने ही वाली थी कि उसके पास एक महिला का फोन आया। उसने खुद को कस्टम अधिकारी बताते हुए कहा कि आपके नाम से यहाँ एक पार्सल आया है जो लंदन के किसी एंड्रो लोरे ने भेजा है। इस पार्सल में कोई बहुत कीमती सामान है, लेकिन बिना कस्टम ड्यूटी अदा किए आपको नहीं मिलेगा। कितनी कस्टम ड्यूटी होगी? मनोरमा ने पूछा। आपके पार्सल की कस्टम ड्यूटी 4 लाख रुपए है, इसे आप जल्दी जमा करा दीजिए। कहते हुए महिला ने मनोरमा को एक बैंक अकाउंट नंबर बता दिया। मनोरमा को लगा कि एंड्रो लोरे ने जो गिफ्ट भेजा है वो काफी महंगा है, जिसकी कस्टम ड्यूटी ही 4 लाख रुपए लग रही है। उसने सोचा कि उसका विदेशी दोस्त पैसे वाला है, तभी तो उसने इतना महंगा गिफ्ट भेजा। वो फटाफट बैंक गई और महिला कस्टम अफसर द्वारा बताए गए खाते में 4 लाख रुपए जमा करा दिए। मनोरमा ने पैसा जमा करने की जानकारी उस महिला अफसर को दे दी। उस महिला ने कहा कि बैंक से पैसे रिसीव होने का मैसेज मिलते ही हम आपको कॉल करके बता देंगे। मनोरमा उसका फोन आने का इंतजार करने लगी। अगले दिन उस महिला ने मनोरमा को फोन करके पैसे मिलने की पुष्टि कर दी। साथ ही ये भी कहा कि कुछ क्लियरेंस पूरे करने हैं जिनके लिए उन्हें एयरपोर्ट आना पड़ेगा। मनोरमा उदयपुर एयरपोर्ट पहुंची तो वो महिला अफसर एयरपोर्ट के बाहर ही मिल गई। उसने मनोरमा को बताया कि यहाँ से विदेशी पार्सल छुड़ाने के लिए कई तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, इसलिए आपको क्लियरेंस के 7 लाख रुपए उसी अकाउंट में और जमा कराने होंगे, क्योंकि उस पार्सल में 50-60 लाख रुपए का आइटम है। मनोरमा 4 लाख रुपए तो जमा कर चुकी थी। उसने सोचा कि जब गिफ्ट आइटम इतना महंगा है तो 7 लाख भी जमा कर देगी, लिहाजा उसने उसी अकाउंट में 7 लाख रुपए और जमा कर दिए। उसने ये बात अपने घर में किसी को नहीं बताई। पैसा जमा कराने के बावजूद भी उसे गिफ्ट नहीं दिया गया। इसके बाद भी किसी न किसी बहाने मनोरमा से मोटी रकम जमा कराई जाती रही। मनोरमा गिफ्ट पाने के लालच में 43,67,000 रुपए जमा कर चुकी थी, लेकिन उसे गिफ्ट नहीं दिया गया। साथ ही उसके लंदन वाले दोस्त एंड्रो लोरे और उस महिला ने अपने नंबर भी बंद कर दिए। मनोरमा ने ये बात अपने घर वालों को बताई तो घर के सभी लोग हैरान रह गए कि पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो इतनी बड़ी रकम कैसे उनके खाते में जमा कराती गई और घर में किसी से चर्चा तक नहीं की। मनोरमा की कहानी सुनने के बाद एसपी हरिंदर कुमार महावर ने मामले को गंभीरता से लिया और कोतवाली भीलवाड़ा में रिपोर्ट दर्ज करवाकर एक विशेष टीम बनाई। टीम ने उन मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाकर उनकी कॉल डिटेल्स का अध्ययन किया। इस जांच के बाद पुलिस को आरोपियों के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली। टीम को पता चला कि आरोपी दिल्ली की पालम कॉलोनी में रह रहा है। इस सूचना की पुष्टि होते ही एसपी हरिंदर कुमार महावर ने कोतवाली प्रभारी एसडी भल्ला के नेतृत्व में एक पुलिस टीम दिल्ली रवाना कर दी। पुलिस टीम ने 15 अक्टूबर 2019 को दिल्ली के पालम विहार स्थित एक मकान पर दबिश दी। वहां से एक नाइजीरियन युवक और एक भारतीय युवती को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम बार्थोलोम्यो ओडिकामो निवासी नाइजीरिया बताया। युवती का नाम रोजलिन था, जो नागालैंड की रहने वाली थी।
वो ओडिकमो की पत्नी थी। पुलिस दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली से भीलवाड़ा ले आई। भीलवाड़ा में जब उन दोनों से मनोरमा के साथ की गई ठगी के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मनोरमा से ठगी की थी। पूछताछ में ठगी करने की जो कहानी पता चली वो इस प्रकार थी। बार्थोलोमियो ओडिकमो जनवरी 2019 में बिजनेस वीजा लेकर भारत आया था। यहाँ आकर उसने ठगी की दुकान खोल ली। उसने एंड्रो लोरे नाम से फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बना लिया था। चूंकि उसकी शकल सूरत अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने सोशल साइट से किसी सुंदर विदेशी युवक का फोटो लेकर अपनी प्रोफाइल पर लगा लिया, जिससे कोई उसकी असलियत ना जान सके। इसके बाद वो शिकार भी सोशल साइट से ही चुनने लगा। वो फेसबुक से अच्छी प्रोफाइल वाली महिलाओं की डिटेल निकाल लेता था। किसी तरह फर्जी आईडी से लिए गए सिम भी उसने प्राप्त कर लिए थे। उन्हीं सिम कार्डों का उपयोग वो शिकार से बात करने के लिए करता था। आरोपी ने इसी तरह पूर्व शिक्षिका मनोरमा से फेसबुक पर दोस्ती की थी। मनोरमा से उसने खुद को लंदन का रहने वाला बताया था। विश्वास जमाने के लिए उसने अपनी पत्नी रोजलिन से भी मनोरमा की बात कराई। फेसबुक पर मनोरमा से उसकी दोस्ती 28 जून 2019 को हुई थी। मनोरमा को विश्वास में लेने के बाद उसने गिफ्ट भेजने की सूचना दी। फिर इस गिफ्ट को छुड़ाने के एवज में उसकी पत्नी रोजलिन ने मनोरमा से मोटी रकम ठग ली। रोजलिन ने खुद को कस्टम अफसर बताया था। 43,67,000 रुपए ठगने के बाद आरोपियों ने मनोरमा से बात करनी बंद कर दी थी। उन्होंने मोबाइल फोन भी बंद कर दिए थे। नाइजीरिया निवासी बार्थोलोमियो ने बताया कि वो पहले भी कई बार भारत आ चुका है। जब वो सन 2015 में नाइजीरिया से भारत आया था, तभी उसने नागालैंड निवासी रोजलिन से शादी की थी। दोनों का 2 साल का बेटा भी था। रोजलिन का कहना था कि बार्थोलोमियो से मिलने पर उसे प्यार हो गया था। फिर दोनों ने शादी कर ली। रोजलिन से शादी करने के बाद बार्थोलोमियो ने उसे भी अपने साथ ठगी के धंधे में लगा दिया था। पूछताछ में पता चला कि बार्थोलोमियो की ठगी की एक पूरी गैंग है जो दिल्ली में सक्रिय है। आरोपी जिस व्यक्ति के खाते में रकम डलवाते थे उसे 15% हिस्सा देते थे। जिस व्यक्ति के नाम खाता होता था वो भी फर्जी पहचान पत्र से खाता खुलवाता था। फर्जी पहचान पत्र से ही इन लोगों ने कई मोबाइल सिम ले रखे थे। पुलिस को आरोपियों के पास से दर्जनों एटीएम कार्ड व पासबुक मिली। पता चला कि इन लोगों ने कई लोगों को झांसे में लेकर उनसे 4.5 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की थी। मनोरमा ने सोशल साइट पर बार्थोलोमियो से वीडियो कॉलिंग के लिए कहा था, लेकिन उसने वीडियो कॉलिंग पर चेहरा सामने आने के डर से वीडियो कॉलिंग से इनकार कर दिया। उसने मनोरमा से कहा कि वो भारत आकर ही मिलेगा। ठगी की रकम से आरोपी ऐश की जिंदगी जी रहे थे। नाइजीरिया निवासी बार्थोलोमियो कच्चा मांस खाता था। उसे अच्छे कपड़े पहनने, महंगी शराब पीने, फिल्में देखने का शौक था। कुछ रकम वो नाइजीरिया में रह रहे अपने माता पिता को भी भेजता था। भीलवाड़ा पुलिस की 6 जवानों की टीम जब दिल्ली पुलिस के 2 जवानों को लेकर बार्थोलोमियो को गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने पुलिस से जमकर हाथापाई की थी। उसे बमूश्किल दबोचा गया था। पुलिस ने जैसे ही उसे हिरासत में लिया, उसने अपना फोन जमीन पर पटककर तोड़ दिया, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। भीलवाड़ा पुलिस ने 16 अक्टूबर 2019 को दोनों ठगों बार्थोलोमियो और रोजलिन को भीलवाड़ा कोर्ट में पेश करके 5 दिनों की रिमांड पर लिया और कड़ी पूछताछ की। बार्थोलोमियो ने बताया कि दिल्ली में फर्जी सिम बेचने वाला एक गिरोह काम कर रहा है। कई मोबाइल कंपनियां आमजन को सिम बांटने के लिए कर्मचारियों को 6 से 7 हजार रुपए पगार पर रखती है। विदेशी ठग ऐसे कर्मचारियों से संपर्क करते हैं, फिर उन्हें 25 से 30 हजार रुपए देकर दूसरों के नाम पर एक्टिवेटेड सिम खरीद लेते हैं, जिसका उपयोग वे ठगी की वारदातों में करते हैं। आरोपियों ने बताया कि सोशल साइट पर दोस्ती के लिए ऐसे सिमों का उपयोग कर किसी महिला शिकार से करीब 1 महीने तक उस नंबर से बातचीत करते हैं। विश्वास में लेने के बाद ठगी शुरू हो जाती है। ठगी के बाद उस सिम को तोड़कर फेंक देते हैं। यहाँ तक कि वे उस मोबाइल को भी काम में नहीं लेते जिसमें वो सिम काम कर रहा था। भीलवाड़ा कोतवाली पुलिस को अब तक की जांच में मुंबई, दिल्ली, पुणे समेत कई शहरों के लोगों के नाम की सिम मिली है। पुलिस ने बार्थोलोमियो से पूछा कि ठगी के लिए उसने भारत को ही क्यों चुना। उसका जवाब था, यहाँ लोगों से अंग्रेजी में बात की जाए तो वे बात करने वाले को अच्छा विदेशी समझते हैं या बात कर रहे व्यक्ति को हाई प्रोफाइल समझने लगते हैं। वहीं अन्य देशों में ये करना संभव नहीं है।
दूसरे अन्य देशों के कानून भी बड़े कड़े होते हैं। उसने बताया कि वो भारत में अब तक 50 लोगों के साथ ठगी कर चुका है। ये वारदातें किसके साथ हुई ये वो नहीं बता सकता। पीड़ितों को ढूंढना भी भीलवाड़ा पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि आरोपियों से मिले मोबाइल के डाटा डिलीट है। आरोपियों को भी पता नहीं कि उन्होंने किस राज्य में किसे ठगा। उनका कहना है कि वे खुद किसी महिला से नहीं मिलते थे, महज मोबाइल पर बात कर खाते में रकम डलवाते थे। बार्थोलोमियो ने ठगी की रकम से व्यापार भी किया। उसने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि वे लोग ठगी की रकम से हाई प्रोफाइल जिंदगी जीते थे। उसने 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा ठगे थे, जिसमें से कुछ हिस्से को उसने एक नंबर के कारोबार में भी लगाया। आरोपी बिजनेस वीजा पर भारत आया था। उसने दिल्ली में रहते हुए ठगी के साथ कपड़ों का व्यापार भी किया। कपड़े के इस व्यापार को उसने नाइजीरिया तक पहुंचाया। अकेले बार्थोलोमियो करोड़ों के कपड़ों का बिजनेस कर चुका है और वो साइबर क्राइम में माहिर है। पुलिस ने नाइजीरिया ठगी गैंग के एक और सदस्य ओगुआ संडे को 20 अक्टूबर 2019 को दिल्ली से गिरफ्तार किया। ओगुआ संडे को पकड़ने के लिए भीलवाड़ा पुलिस को रिश्तेदारी का जाल बुनकर पासा फेंकना पड़ा, तब जाकर वो पकड़ में आया। ओगुआ संडे के पास से 8 लैपटॉप, 22 मोबाइल फोन, 4 टैबलेट, 60 डोंगल तथा दर्जनों सिम कार्ड बरामद हुए। ओगुआ संडे की गिरफ्तारी के साथ ही अब तक एक महिला रोजलिन सहित 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इनका आका बोनी से पुलिस के हाथ नहीं आया। पुलिस टीम ने नाइजीरिया के संडे को मोहन गार्डन दिल्ली से हिरासत में लिया था। पुलिस के भनक लगते ही सरगना बोनी से दीवार कूदकर भाग गया था। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो वहां विजिटिंग कार्ड मिला, जिसमें वो बिल्डिंग मटेरियल कंपनी का डायरेक्टर बना हुआ था। इसकी आड़ में वो दिल्ली में ठगी का साइबर सेल चला रहा था। उसके इशारे पर ही गैंग भारत में सोशल साइट पर महिलाओं से दोस्ती करके ठगी करता था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोशल साइट पर हाई प्रोफाइल महिला से फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार होते ही वे रटे रटाए क्वेश्चन पूछते थे। इसके लिए वे 6 क्वेश्चन का पत्र सामने रखे होते थे। हेलो करके दोस्ती होते ही एक के बाद एक प्रश्न में उसके परिवार की सारी स्थिति जान लेते थे। नाइजीरिया से आए ठग गिरोह में जो पढ़े लिखे हैं वही सोशल साइट पर ठगी करते थे। कम पढ़े लिखे दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में नशे के सौदागर बने हुए थे। ये लोग चरस, गांजा, स्मैक, हेरोइन की तस्करी करते हैं। इनके ग्राहक तय होते थे और जिनसे नशा खरीदा जाता था वे उनकी जान पहचान वाले होते थे। नाइजीरिया ठग गैंग के पास दिल्ली में 4 मंजिला मकान किराए पर था। दिल्ली पुलिस के सहयोग से उस मकान के मालिक को बुलाया गया। गैंग ने 4 मंजिल को हाईटेक बना रखा था। पुलिस ने एसआई प्रेम सिंह को मकान मालिक के साथ घर भेजा गया, जहां नाइजीरिया ठग रहते थे। मकान मालिक ने एसआई प्रेम सिंह को मकान पर जाकर अपना रिश्तेदार बताते हुए मकान दिखाने की बात कही। उसके बाद ठग गैंग के सदस्य ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही पीछे से पूरी पुलिस टीम मकान में आ गई। हथियारबंद पुलिस कर्मियों ने दरवाजा खुलते ही सिक्योरिटी गार्ड को दबोच लिया था। उसके बाद संडे को हिरासत में लिया गया। हालांकि सरगना बोनी से दीवार कूदकर भाग गया था। पुलिस ने मकान की तलाशी ली तो फ्रिज में बड़ी मात्रा में मांस, अंडे सहित काफी खाद्य सामग्री मिली। इससे माना गया कि ये ठग घर से बाहर कम ही निकलते थे। पुलिस कोतवाली भीलवाड़ा के थाना प्रभारी एसडी भल्ला ने बताया कि जब पुलिस टीम दिल्ली में दोबारा आरोपी ठगों के ठिकाने पर जाकर घर में घुसी तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ठगों के 4 मंजिला मकान का मुख्य दरवाजा अत्याधुनिक तरीके से लॉक था, जिसे केवल गैंग के सदस्य ही खोल सकते थे। गेट के अंदर घुसने के बाद दूसरा गेट था। इस गेट पर भी लॉक था। अंदर घुसने के बाद गेट बंद हो जाता और बिना पासवर्ड के बाहर निकलना मुश्किल था। भीलवाड़ा पुलिस ने जान पर खेलकर तीसरे ठग ओगुआ संडे को गिरफ्तार किया और साथ लेकर आई। पुलिस टीम ठगी के आरोपियों के ठिकाने पर पहुंची तो शेयर मार्केट की तरह वहां लैपटॉप चल रहे थे, जिन पर दिन भर शिकार की तलाश होती थी। नाइजीरिया ठग गैंग का सरगना बोनीफेस कहाँ रहता है, इसकी जानकारी गिरफ्तार किए गए आरोपियों को भी नहीं थी। भीलवाड़ा कोतवाली पुलिस ने 24 अक्टूबर 2019 को तीनों आरोपियों को भीलवाड़ा कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।